हेलो गाइस, दिस इज गौरव बटेजा एंड यू ऑल आर वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कुछ ऐसी रिवीजन स्ट्रेटजी की जिसको अपना के हम लोग नीट के अंदर 360 आउट ऑफ 360 हमारे बायोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर स्कोर कर सकते हैं। बायोलॉजी वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है उसकी बात कर लेता हूँ सबसे पहले, जिससे आपको पता लग जाए कि अपन को बायोलॉजी करना क्यों जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात, सबसे इजी पार्ट है। सबसे इजी पार्ट होने का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कि आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो और बायोलॉजी, तीनों को कंपेयर करोगे तो बायो वाला आपको सबसे इजी फील होगा, है ना। सेकंड जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि गाइस बायोलॉजी की वेटेज डबल है। एक तो इजी पार्ट, ऊपर से वेटेज डबल है ना। जहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के 360 मार्क्स मिलेंगे, आप बायोलॉजी अकेली के अंदर 360 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायो के अंदर पता है क्या होता है। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि बायो के अंदर एक सिंपल सी बात होती है कि या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता, ठीक है। फिजिक्स के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ होती है। बायो के अंदर सिंपल होता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट की थ्योरी अच्छे से पढ़ी थी तो ये क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हो और वो क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं करना होता कि यार ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बन जाता है कि अपन को ये पता होना चाहिए कि यार बायो हमारे लिए डबल वेटेज रखती है, तो हमें बायो को फोकस भी डबल देना है। कुछ लोग बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री के चक्कर में हमारी जो बायो है उसको इग्नोर करते हैं कि नहीं ये कोई काम की नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपको उतना नंबर नहीं देंगे जितनी अकेली बायो देगी। और सिलेक्शन के लिए अगर आपके बायो के अंदर नंबर नहीं आ रहे ना तो भूल जाओ कि आपको कॉलेज भी मिलेगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले पता लगा कि हमारी बायो इतनी इंपॉर्टेंट है कि। सेकेंडली मैं एक मिथ की बात करता हूँ। मिथ मतलब जिसको लोगों ने उड़ा रखा है, ऐसी बात कुछ होती नहीं है। वो मिथ क्या है गाइस कि सब लोग बोलते हैं कि अगर आपको बायो के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है ना तो एनसीईआरटी को डबल डिजिट्स में पढ़ो। मतलब मेरे कुछ नॉन टीचर्स भी हैं, एज वेल एज यू नो आई एम अ बायोलॉजी फैकल्टी, एज वेल एज मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं। तो मैंने सबसे पहले यही बात सुनी है कि अगर आपको बायो के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो भाई आप एनसीईआरटी को डबल डिजिट्स में पढ़ो। जिसको ये समझ नहीं आ रहा डबल डिजिट्स का मतलब क्या है, कि डबल डिजिट मतलब 10, 11, 20, 25, 30, 35, 40, क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट्स नॉट अ जॉक, है ना। तो आप ये मत सोचो कि आपको एनसीईआरटी डबल डिजिट्स में पढ़नी है, आप डबल डिजिट्स में पढ़ भी पाओगे। इवन दो बीइंग अ फैकल्टी मैंने अभी तक एनसीईआरटी डबल डिजिट्स में नहीं पढ़ी है। तो आप लोग ये बात तो एकदम भूल जाओ कि आप एनसीईआरटी को डबल डिजिट्स में पढ़ के ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर बायो में अच्छा स्कोर करने का तरीका क्या हो सकता है कि आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को करो, फर्स्ट चीज। एंड सेकंड चीज, जिसने आपने अच्छे सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए उसके बाद आप एनसीईआरटी को चाहे एक बार पढ़ो चाहे 2 बार पढ़ो, लेकिन आपको सारी उसके इनर की जो बातें हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उन सब बातों पे फोकस रखना है। उसके बाद नंबर मायने नहीं रखता। इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू से 2 सिंपल थिंग्स कि स्मार्ट वर्क is the key, not hard work, and quality is the key, not quantity। इन 2 बातों पे पूरा फोकस करना। मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि स्मार्ट वर्क इज द की एंड द क्वालिटी इज द की इफ यू वांट टू बी सिलेक्टेड, और अगर आप अपने नाम के आगे DR. लगाना चाहते हो। अब हम बात करेंगे गाइस हमारे एनालिसिस की। मतलब अपन ने एक बात कर ली, मिथ्स की बात कर ली, बायो क्यों इंपॉर्टेंट है हमने उस तरीके की भी बात कर ली, लेकिन अब हम बात करेंगे एनालिसिस की। लास्ट ईयर्स का एनालिसिस करेंगे हम लोग, और हम लोग ये निकालेंगे कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो सीधा बताते हैं कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। लेकिन गाइज मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है। अगर आप एक चैप्टर को ऐसे बता दो कि ये पढ़ लो और इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, तो आप ये फिर वो बुक में ही क्यों दिया है, ये भी तो क्वेश्चन आता है ना। फिर वो क्वेश्चन चैप्टर मेंशन ही क्यों है ना। वो चैप्टर होना ही नहीं चाहिए था अगर उसकी वेटेज नहीं है। तो अपन ये देखेंगे कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर को आपको बाद में पढ़ना है, किसको पहले पढ़ना है। लेकिन गाइज मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात बता दूं, बायो के अंदर आप मिस नहीं कर सकते। मिस कर सकते हैं कुछ चीजें, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन मोर ओवर आप मिस नहीं कर सकते, आपको बहुत कुछ कवर करना पड़ेगा अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हो तो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले एनालिसिस मैं करता हूँ क्लास 11th का, सेम एनसीईआरटी की यूनिट। फर्स्ट यूनिट हमारी रहती है डाइवर्सिटी, ठीक है। सेकेंड यूनिट हमारी रहती है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाली, जिसको मैं पर्सनली एनाटॉमी यूनिट बोलता हूँ, एनाटॉमी वाली यूनिट बोलता हूँ, ठीक है। थर्ड यूनिट मेरी रहती है यहाँ पे सेल बायो। फोर्थ रहती है मेरी यहाँ पे प्लांट फिजियो।
और फिफ्थ रहती है मेरी यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये गाइज रहती है मेरी 11th की सारी यूनिट्स। तो गाइज जब मैं डाइवर्सिटी वाली यूनिट की बात करता हूं तो ये मेरी 11th की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि गाइज इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी अच्छे पूछते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि डाइवर्सिटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो इजी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और थर्ड चीज क्वेश्चन बहुत ज्यादा नंबर में आते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर गाइस हमारे दो चैप्टर और आते हैं। एक आता है हमारा प्लांट किंगडम पीके और एक आता है हमारा एनिमल किंगडम एके। ये दोनों चैप्टर गाइस मैं ना मतलब एक चीज आपको बहुत क्लियर यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि इन दोनों चैप्टर्स पे आप जब फोकस करो ना तो एक चीज क्लियर रखना, आप इसमें NCERT से बाहर मत जाओ। क्यों मत जाओ? यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन है गाइस। अगर आपने कहीं से कोचिंग ली हो, अगर आप बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स के हमारे मॉड्यूल देखे हो तो ये जो टॉपिक है बहुत वास्टली पढ़ा रखे होते हैं। मतलब हर एक टॉपिक पे एक सिंगल मॉड्यूल बना रखा है उन्होंने, एक सिंगल बुक हर एक टॉपिक पे। और गाइस अगर आप ग्रेजुएशन करने जाओगे तो हर एक इस चैप्टर के एक टॉपिक पे पूरी बुक है। तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि आप लोग को अपने लेवल पे एनसीईआरटी से अपर नहीं जाना है। जब मैंने प्रिपरेशन करी थी मैंने एनिमल किंगडम का पूरा मॉड्यूल बहुत अच्छे से चाटा था। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि यार एनिमल किंगडम में से बहुत कुछ आएगा, लेकिन जब एग्जाम दिया तो एक क्वेश्चन आया था। समझ रहे हो? तो इस टाइम पे मैंने जो इंपॉर्टेंट टाइम मैंने एनिमल किंगडम पे वेस्ट किया, अगर मैं उसको कहीं और इन्वेस्ट करता तो शायद मेरा स्कोर और अच्छा आता, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ऐसा नहीं है कि एनिमल किंगडम के क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक चीज क्लियर रखना है, इसमें एनसीईआरटी से ऊपर नहीं जाना है और बाद में ही करना है इसको, क्योंकि एग्जाम्पल होते हैं याद रखने होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होती है गाइस दैट इज एनाटॉमी, जिसके अंदर हमारी आती है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसके अंदर वाला एनिमल टिश्यू वाला एरिया, फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी और फिर प्लांट एनाटॉमी। ये गाइस जो यूनिट है ये भी ठीक ठाक सी इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा आपको कि जब भी आप एनाटॉमी वाली यूनिट करो तो इसको आप तब करो जब आप एग्जाम के नियर हो। हाँ, अगर आपने बाकी सारा सिलेबस अब तक कर लिया है तब आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगर आपने भी बहुत कुछ नहीं किया है तो आप इस यूनिट को तब करना जब आपका एग्जाम आने वाला हो, क्योंकि इस यूनिट में सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और आपको बहुत अच्छे से याद रखने होते हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट गाइस हमारी आती है सेल बायो। सेल बायो वाली यूनिट मैं इंपॉर्टेंट भी बताता हूँ और इजी भी बताता हूँ। इसको मैं इजी बोलूंगा, वो वर्ड ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। क्यों इजी बोलता हूँ मैं इसको? क्योंकि गाइस आप सबको याद होगा सेल आप 8वीं क्लास से पढ़नी स्टार्ट करते हो, 8th 9th 10th 11th, उसके बाद प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मतलब सेल बायो हमने इतनी पढ़ ली होती है कि हम उसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। और क्वेश्चन के टाइम भी सेल बायो में से बहुत ईजी क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, सेल बायो में जो मेरा एक चैप्टर होता है वो कौन सा है? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल वाला जो मेरा चैप्टर है इसको मैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं। क्यों बताता हूं इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये चैप्टर गाइस हमारा केमिस्ट्री में भी है, 12th की केमिस्ट्री में ये चैप्टर है। तो अगर आपने ये वाला चैप्टर यहाँ पे कर लिया तो एक बात बड़े अच्छे से आप ध्यान रखो कि आपने यहाँ पे ये चैप्टर कवर कर लिया तो आप केमिस्ट्री में करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक चैप्टर ही आपने यहाँ पे करा और आपके 2 काम एकदम फिनिश हो गए। तो ये वाली बात याद रखना कि बायोमोलिक्यूल को मत छोड़ देना भाई लोग। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में भी काम देगा। 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे दे दी, 1-2 क्वेश्चन वहां पे दे दी, तो अपने तो बन गए 4 क्वेश्चन, 16 नंबर। वी आर डन विद अ सिंगल चैप्टर। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहता है। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट रहती है गाइस वो है प्लांट फिजियो या प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी के लिए गाइस मतलब ये बहुत से लोग शायद मेरी इस बात को नहीं माने, लेकिन मैं गाइस प्लांट फिजियो को इतनी वैल्यू नहीं देता। क्यों? क्योंकि गाइस प्लांट फिजियो मेरे को लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है। ट्रिकी वर्ड यूज किया मैंने, टफ वर्ड यूज नहीं किया। ट्रिकी होने का मतलब यहाँ पे मेरा बेसिकली क्या है कि गाइस इसके क्वेश्चन करने के लिए ना कॉन्सेप्ट्स की एक डिफरेंट नॉलेज चाहिए होती है, तभी आप इस क्वेश्चन पर अच्छे से बना पाओगे। एंड सेकंड, इसके अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे आते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, मतलब जो हमारे एंजाइम्स वाला है वो एरिया है, उसको गाइस रटना बहुत पड़ता है। लेकिन मिनरल न्यूट्रिशन में आपको कैल्शियम का काम, मैग्नीशियम का काम, किसका क्या काम है, फलाना फोस्फेट वगैरह पता नहीं क्या क्या याद करना पड़ेगा अगर आप इसमें अच्छा करना चाहते हो तो इसको करो। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, अच्छे से करो, लेकिन एक लिमिट तक जाओ। ठीक है, मतलब जो आपका पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आया हुआ है उसका पहले एनालिसिस कर लो। ठीक है, कि इस एरिया में से अगर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो नहीं ही पूछ रहे उसमें से, ट्रेंड पे जाओ, स्मार्ट वर्क करो। ऐसा नहीं है कि गधों की तरह लग रखे हैं इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को पढ़ने के लिए जहां से क्वेश्चन आते ही नहीं है। समझ रहे हो? वहां पे ट्रेंड, इसमें से आपको क्या देखना है, इसमें से अगर आपको जब करना है तो आपको ट्रेंड देखना है।
ठीक है, मैं इसके लिए भी 2020 सीरीज वाला चैप्टर बना दूंगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है, जो हमारी 11th की मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट बैठती है, वो है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है 11th की। अब अगर आप मेरे से आज से 3 साल 4 साल पहले पूछते तब नहीं थी ये इतनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब इसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। अब इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छे क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे मेरा क्या है कि इसमें से एक तो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इसमें से आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पूछे जाते हैं, ठीक है, एक इसमें से और एक जब अपन 12th में पढ़ेंगे इकोलॉजी उसमें से भी एनसीईआरटी और आउट ऑफ एनसीईआरटी दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखनी है कि आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन अगर आपने कहीं से क्लासेस ज्वाइन करी हैं, चाहे वो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, अगर आपके पास वहाँ के नोट्स हैं तो उसको भी हल्का फुल्का देख लेना। अगर आप 360 की, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं 360 की, 360 का मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, लेकिन मेन तो हमारा मेजर सोर्स यहाँ का एनसीईआरटी ही रहता है। और गाइस मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर दूंगा मैं इसको हमारी 11th के अंदर। तो 11th के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हमारी कौन सी बैठी, एक तो बैठी गाइस हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी और सेकंड बैठी हमारी डाइवर्सिटी। इन दोनों यूनिट्स को बहुत अच्छे से करना हमारे सिलेक्शन के चांसेस को बहुत अप कर देगा। अब हम बात करेंगे गाइस हमारे 12th की यूनिट की। हमने अभी तक 11th वाले पोर्शन का पूरा एनालिसिस कर लिया था कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पढ़ना है। अब बात करते हैं 12th की। 12th के अंदर सबसे पहली यूनिट बैठती है हमारी गाइस रिप्रोडक्शन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है 12th की, काफी इंपोर्टेंट है। आजकल काफी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से और नंबर में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं इसके अंदर पहला चैप्टर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला। मैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का कुछ पोर्शन और बेसिकली जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला एरिया है उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। पढ़ने का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है ना। सेकेंड जो हमारी यूनिट रहती है 12th की, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वाली जो गाइस हमारी पूरी यूनिट है, मतलब दोनों चैप्टर हमारे बैठते हैं, दैट प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस, जिसके लिए हमने 2020 सीरीज भी बना दी है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे आई कार्ड पे ऊपर लिंक दे रहा हूँ, जरूर देखें, ठीक है, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है गाइज, 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट मैं बोलूं, या उससे भी बेटर मैं एक चीज बोल सकता हूं आप लोग के लिए कि अगर नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट का अगर किसी को बताना हो तो वो यही, मतलब जेनेटिक्स वाली का इवोल्यूशन भी इंक्लूड करेंगे। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाली यूनिट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है। सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाना है इस यूनिट के, ठीक है। इस यूनिट में से गाइज एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें से न्यूमेरिकल अप्रोच, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, एज वेल एज यहाँ से मेंडेलियन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स एज वेल एज पोस्ट मेंडेलियन से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाला कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एरिया है। मतलब सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये यूनिट आनी ही चाहिए। आप ये यूनिट सबसे पहले कवर करो तब आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल का हो सकता है। थर्ड जो हमारी गाइज यहाँ पे यूनिट रहती है 12th के अंदर, वो रहती है गाइज हमारी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चंस, हाँ, मतलब इजी क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस जिनको आप लोग बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं तो अपने आप इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत ही इजी है ना, जो बहुत ज्यादा इजी होता है और क्वेश्चन भी देता है तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जो हमारी यूनिट रहती है बेसिकली गाइस, वो रहती है हमारी बायोटेक। मैं बेसिकली जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन और बायोटेक इन सबको एक साथ ही 12th की जान बोलता हूं। जैसे अपन बोलते हैं ना ये मेरी जान है, तो ये 12th की जान है, ठीक है। अगर आपको ये तीनों यूनिट्स आती हैं तो आप 12th के अंदर काफी अच्छा पोर्शन कवर कर चुके हो, क्वेश्चन वाइज एज वेल एज कॉन्सेप्ट वाइज। तो बायोटेक को भी बहुत अच्छे से करना है। बायोटेक का मेनली एक चीज और सुन लो, मेनली बायोटेक का पहला चैप्टर कौन सा, प्रिंसिपल्स वाला, प्रिंसिपल्स है ना, वो वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट यूनिट गाइस जो हमारी होती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इकोलॉजी। अगेन जो हमारा इकोलॉजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं और अगेन इजी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, यहां से आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस आया करते हैं कभी कभी,
ठीक है। जैसे कुछ डेज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक ये डे पे कौन सा डे मनाया जाता है, ओजोन डे, और एज वेल एज काइंड ऑफ दैट, है ना। तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, लाइक, है ना। तो यहाँ से आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है, लेकिन मोर ओवर 80-90% पार्ट एनसीईआरटी में से आता है। तो अपन को इसका एनसीईआरटी के आउट का पोर्शन का टेंशन नहीं लेना है, लेकिन इसके सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से करना है। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th में मैं देखूँ तो 12th में मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जेनेटिक्स भी है, रिप्रोडक्शन भी है, इकोलॉजी भी है। मैं आपको गाइस एक और बहुत खास बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। 11th के अंदर पता है क्या है, मैं आपको 11th और 12th के अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ। 11th के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर ज़्यादा है, नंबर ऑफ टफ चैप्टर्स भी ज़्यादा है। 12th के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है और नंबर ऑफ टफ चैप्टर्स भी कम है, लेकिन पोर्शन 12th में से भी उतना ही पूछा जाता है और 11th में से भी उतना ही पूछा जाता है। तो 12th में जो अपना इफेक्टिव नंबर है वो ज़्यादा है, समझ रहे हो ना आप। इफेक्टिव क्वेश्चंस 12th से अपने पास ज़्यादा आते हैं व्हेन वी कंपेयर इट टू 11th, ठीक है। तो इस वाली सारी यूनिट्स को आपको बहुत ही अच्छे से करने का है। चलो वो बैठ जा। अब मैं गाइज पूरे एनालिसिस के बाद कुछ आपको हैक्स बता रहा हूं जो आपके बायोलॉजी को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा है नीट हैक्स फॉर बायोलॉजी वाला पोर्शन। तो गाइज हैक्स सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हैक तो क्या है, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। ये कोई हैक नहीं है, एक जस्ट नॉर्मल सी बात है। अगर आप कभी भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, लाइफ बहुत बड़ी है, नीट एक बहुत छोटा एग्जाम है लाइफ के कंपैरिजन में। तो गाइस सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है खुद पे ट्रस्ट करना सीखो। मतलब आप ये सब अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट करो कि हाँ यार अपन अच्छा कर रहे हैं, अपन और अच्छा कर सकते हैं। हमेशा ये बात अपने माइंड में रखो कि यार हाँ आज अपन ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे अपन और अच्छा नहीं कर सकते, अपन कल और अच्छा करेंगे, उससे अगले दिन और अच्छा करेंगे। तो ये ट्रस्ट लाइफ हैक है, ये नीट हैक नहीं बता रहा मैं आपको, ये लाइफ हैक है कि ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है यहाँ पे कि स्टे ऑन एनसीईआरटी। अभी के टाइम में गाइज मतलब बहुत सारे चैनल्स भी यूट्यूब पे भी और बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी, बहुत सारी कोचिंग्स भी पता नहीं क्या ही क्या बोल रही है कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। लेकिन मैं आपको एक ट्राइड एंड टेस्टेड बात बता रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, ठीक है। वेदर आप केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहो। फिजिक्स में हाँ मैं मानता हूँ कि आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर आपको अप्रोच अच्छी करनी है, लेकिन बायो और केमिस्ट्री के अंदर यू कैन स्टे ऑन एनसीईआरटी, यू कैन ट्रस्ट ऑन एनसीईआरटी ब्लाइंडली, ठीक है। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट गाइज मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिस नहीं करनी है। एग्जाम्पलर आती है हर साल, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बैठता है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कौन सा बैठता है गाइज, समरी ऑफ एवरी चैप्टर। समरी ऑफ एवरी चैप्टर का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा अपन बायो में कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उस चैप्टर के एंड में उस चैप्टर की समरी होती है। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो अपन उस समरी को स्किप करके आगे बढ़ जाते, ठीक है। ये नहीं करना है, अब ये नहीं करना है। अगर आपने अभी तक कर दिया तो सारी समरी को पढ़ लो, ठीक है। तो ये समरी वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। और एक गाइज हर एनसीईआरटी के लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा बातें जो हुए हैं उन चैप्टर से रिलेटेड ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी मिस नहीं करना है। जब आपका पूरा सिलेबस आपको लगे डन है, तो उस टाइम पे उस एक्स्ट्रा पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे हर एक बात आपको बहुत क्लियरली पता लगे। तो ये गाइज मेरी तरफ से कुछ आपके लिए थे टिप्स एज वेल एज हैक्स, या जिसको कुछ भी बोल लो, सजेशंस, कुछ भी, है ना। तो गाइज ये टिप्स एज वेल एज एनालिसिस एज वेल एज आपके लिए बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें हमने इस वीडियो के अंदर कवर की। होप गाइज आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी मेनली, और आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल एज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है।